कमर में। वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में खुशामदीद। बहुत ज़्यादा कॉल्स आपकी मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन अभी हम कुछ देर के लिए कॉलर से माजरत करते हैं। अभी हम सवालात के जवाब देंगे। डॉक्टर तैयब आसिम साहब, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, राहिला साहिबा, हाँ, इनको 3 प्रॉब्लम जो 39 ईयर्स एज, कमर में मसला, उनके लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया है, दर्द इतना शदीद है और नीचे की तरफ भी आता है, इनके पैरों की तरफ। क्या लग रहा है? हाँ, इसमें देखें, इनको 50 किलोग्राम इनका वेट है। इनको बैक एक रहा है गुज़श्ता 10 से 15 साल, 10 से लेकर 15 साल तक। नहीं, इनको जो प्रॉब्लम है ये वो है 7-8 महीने से। हाँ, ये अभी 7-8 महीने से, और 9 साल पहले इनकी लास्ट डिलीवरी बच्चे की हुई थी। अच्छा, ये कह रही हैं शी इज़ नॉट 65 ईयर्स ऑफ एज। नहीं, शी इज़ 39। अच्छा, शी इज़ वो मिसेस शाकिर है। वो मिसेस शाकिर, आई एम सो सॉरी। नो इशू, मैं बैठा हूँ ना, मैं बस आप हैं यहाँ पे, वो फर्स्ट। अच्छा, ऑलराइट। हाँ, इसके अंदर इनको ये है कि इनको बैक एक है और वही 39 ईयर्स की एज है, तो इसमें अर्ली आर्थराइटिक चेंजेस उनके स्पाइन में हो गए। शाटिका का हाँ, डिस्कोजेनिक पेन और थोड़ी सी शैटिक नर्व जो लग रहा है इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनमें अर्ली आर्थराइटिक चेंजेस है स्पाइन के अंदर। वो डिस्क को भी इन्वॉल्व कर लेती है, जब डिस्क इरिटेट होती है और नर्व को भी इरिटेट कर देती है। तो ये इनको थोड़ी एहतियात करनी है, इनको पुश पुल नहीं करना है, ज़मीन पे नहीं सोना है, कमोड यूज़ करना है। ये तमाम जो मोटी मोटी जो बैक एक्सेस, बैक केयर के हिसाब से हवाला है वो करना है। ज़मीन पे बैठ के कोई काम नहीं करना है। अच्छा, ना झुकना है, ना कोई चीज़ नहीं करनी है। मतलब वॉशरूम में जाएं तो WC कमोड यूज़ करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। नमाज अगर सजदा में नहीं जा सकती तो बैठ के नमाज पढ़ लें, बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसा काम नहीं करें जिसकी वजह से बैक पे स्ट्रेस आए। ओके। और ये अगर ये 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते तक किया, और प्लस ये कि किसी भी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखला लें और वो इनकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लेगा, इनको SLR देख लेगा, इनका EHL को देख लेगा, इनके न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर लेंगे वो, और फिर देखेंगे खुदा खास्ता कोई ये सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल बैक पेन इस तरह से आ रहा है या मैकेनिकल बैक पेन थोड़ा और आगे जाके जो है 7-8 महीने से। डू यू थिंक इट वुड बी मैकेनिकल? नहीं, वी हैव टू सी कि 7-8 महीना लंबैगो भी हो सकता है। पेन इज टिपिकली टुवर्ड्स दैट साइड, लेकिन वो क्लिनिकली कितना इन्वॉल्व किया हुआ है, ये सिम्टम्स बाज़ दफ़ा होते हैं लेकिन साइन नहीं हो पाते हैं। ओके, समझे ना। अब मशवरा ये है कि आपको जो मिसेस राहिला, आपको जो बताया गया है कि अपनी जो कमर है उसके हवाले से जो एहतियात हैं उसको फॉलो कीजिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, फिजियोथेरेपी से। हाँ बिल्कुल, मैं अभी इस पे आते हैं। ये तो इनको मैंने बताया कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि पेशेंट ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन हमारे पास जब आते हैं, जब हम उनका प्रॉपर क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं तो फिर हमें उसमें फिर हम कैटेगराइज करते हैं इनको क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट में यही है, जो एहतियात बताई है वो है, प्लस फिजियोथेरेपी और प्लस ये कि जो चीज़ें मना की गई हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी इस्तेमाल हैं। बिल्कुल। अच्छा, एबटाबाद से जावेद साहब, टांगों के नीचे जो इनके पट्टे हैं, मसल्स हैं, ठीक है, पिंडलियाँ जिसको, एक से लेकर 2 महीने की हिस्ट्री है इनको। जी वॉक, हाँ बिल्कुल। एज 59 है और वज़न इनका 68 किलोग्राम है। इज़ दैट राइट? ये जो आप बता रहे हैं, यस बिल्कुल जी, है ना। जी। हाँ, इनका भी यही है कि मोस्ट लाइकली जो लग रहा है कि इनको नी जॉइंट का आर्थराइटिक चेंजेस शुरू हो गया है। और उसमें सबसे पहले तो ये है कि किसी भी अच्छे मतलब कंसल्टेंट लेवल के फर्ज से दिखलाएं और एक एक्सरे इनका होना चाहिए और इनका पूरा क्लिनिकल असेसमेंट होना चाहिए। और बाकी ये कि अगर ये वज़न तो इनका कम है, इनको रेगुलर वॉक पे करें और इनको भी एहतियात की, यानी वो जो जोड़ों का जो है, ये जो घुटने हैं, घुटने के जोड़ का मसला है और उसका असर नीचे जाता है, मसल्स पे जा रहा है। वो मसल्स का मसला नहीं है, नहीं। ये जोड़ का मसला होता है कि जितने भी असल में टिश्यूज़ होते हैं, मैं अक्सर बताता हूँ कि अगर आप एनाटमी देखें तो जितने भी जो इनिशियल टिश्यूज़ होते हैं जो जॉइंट के साथ होते हैं, सबसे पहले लगा साइनोवियम लगा, फिर कैप्सूल लगा, फिर उसके ऊपर जो है लिगामेंट्स लगे, फिर मसल्स लगे। तो एक चीज़ अगर इन्फ्लेम्ड होती है, अगर फर्स्ट के साइनोवियम, सबसे पहले साइनोवियम यानी जो इनिशियल कवरिंग होती है, यानी फर्स्ट कवरिंग होती है जॉइंट, तह होती है, तह फर्स्ट, हाँ पहली तह जिसे कहते हैं, तो तह में अगर इन्फ्लेमेशन अगर आ गई तो वो दैट इन्वॉल्व द होल यूनिट, क्योंकि वो मोनो यूनिट के तौर पे काम करता है। जब वो मोनो यूनिट का मुख्तलिफ लेयर्स अगर आपके इन्फ्लेम्ड होते हैं तो दैट इट इन्वॉल्व द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स। उसके अंदर मसल्स भी आते हैं, उसके अंदर टेंडेंट्स भी आते हैं। इनके लिए भी वही है कि इनके जाएं, एक्सरे कराएं। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं करवाया है, वजन इनका सही है, 68 किलोग्राम है, अच्छा वजन है। तो ये कि एक्सरे करवाएं और किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूरी असेसमेंट करवाएं और उसके बाद फिजियोथेरेपी भी करवाएं, दवाएं भी लें, बिल्कुल। और एहतियात करें, इसमें भी होता है बाद नील डाउन कर देते हैं, बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो ज़ोर से, अगर ये मोटरसाइकिल नहीं चलाते हैं या कुछ और है, कोई किक बहुत ज़्यादा ना करें, बट ऐसा करें जिसकी वजह से इनकी नी जॉइंट को स्ट्रेस ना आए। ठीक है। और थोड़ा और नमाज भी, ये जो नमाज ये कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़ लीजिए। ठीक है। मिसेस शाकिर, जिनकी कह रही हैं कि हिप जॉइंट भी मसला है, कमर में भी मसला है, इनकी जो मोहरा है वो
डिसलोकेट भी हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, 65 इयर्स इनकी एज है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये इसमें भी जो बैक बोन या जिसे कहते हैं मोहरा कहते हैं डिस्प्लेस, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा कह जाते हैं, ये मतलब मोहरा घिसना, ये कहते हैं अपनी जगह से हिला हुआ है। नहीं, हिलने से मुराद ये होता है कि वो इसके अंदर आर्थरेटिक चेंजेस, डिजेनरेटिव चेंजेस आ गई हैं, तो वो जॉइंट स्पेस कम हो गई है। तो वो ज़ाहिर है जैसे कि आर्थरेटिक चेंजेस होती हैं नी में हैं या क्या कहते हैं हिप जॉइंट के अंदर है, तो वो इनकी कंडीशन हो गई होगी। अच्छा, इनमें एक और अगर ये 100% सही है कि ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ये इज़ अनदर मतलब एंटाइटी है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस दे आर टू डिफरेंट मेडिकल कंडीशन। जो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं वो आपकी जॉइंट सरफेस पे होती हैं, ठीक है ना, वो कार्टिलेज घिस जाता है और उसकी वजह से पेन और तमाम चीज़ें डिनेशन हो जाती है। जबकि ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये जिसको हम उर्दू में कहते हैं भुरभुरापन, यानी जो उसके जो ट्रेबिकुले हैं, जो लॉन्ग बोन्स, हड्डियों की कमज़ोरी हो गई, तो वो है। तो इनको दो चीज़ें हैं, साथ साथ हैं, और चूँकि वज़न इतना ज़्यादा नहीं है, इनको एहतियात ये करनी ये चाहिए कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस कंफर्म्ड है तो देखें कि उनका डेक्सा स्कैन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर डेक्सा स्कैन नहीं हुआ तो एक और डेक्सा स्कैन करवाएं और देखें कि इनको बिस्फॉस्फोनेट पर रखा गया या नहीं रखा गया। अगर वो नहीं रखा गया तो इनको बिस्फॉस्फोनेट पर रखा जाए, ठीक है ना। तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो उनकी प्रोफिलैक्सिस है या ट्रीटमेंट है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। अच्छा, बाकी जो इनको जो जैसे कह रहे हैं डिजेनरेटिव प्रोसेस भी डेफिनेटली हिप जॉइंट का भी कह रही थी, हिप जॉइंट का भी है, और प्लस ये कि जनरली बैक से, क्योंकि देखें हिप जॉइंट और बैक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतने रेडिएट होता है कि नीचे का पेन भी ऊपर जा सकता है, ऊपर का पेन भी नीचे आ सकता है। तो इसके लिए क्लिनिकल इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि एग्जैक्टली कितना इनका ऊपर का यानी बैक जॉइंट यानी बैक बोन नीचे पे कहाँ पर टेंडर है और कहाँ तक उसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, नीचे तक आ रही है। प्लस ये कि हिप जॉइंट के अंदर भी स्पेसिफिक मूवमेंट्स होती हैं, तो एक बहुत ही काबिल आदमी इसको डिस्टिंग्विश कर सकता है कि वो टिपिकल एक हिप जॉइंट का पेन है या टिपिकल बैक जॉइंट का पेन है। तो ये डिस्टिंक्शन जो है वो थोड़ी सी समटाइम मुश्किल हो जाती है। तो इनको ये चाहिए किसी को दिखला दें, अच्छे सर्जन को, फिर ये डिस्टिंक्शन हो जाएगी, एक प्रॉपर एक्सरे हो जाए। इनका भी यही है कि फिजियोथेरेपी करें, वॉक करें, एंटी इन्फ्लेमेटरीज रखें, वज़न इनका माशाल्लाह कम है, और बाकी है कि ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट शुरू करें अगर वाकई में ऑस्टियोपोरोसिस। अब हो सकता है इनको ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस की ज़मन में तो नहीं कह रही हैं। ठीक है, चलें जी, ये बताएं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट पे आ जाता हूं। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है क्या इंडिकेशंस क्या हैं, किन लोगों का करते हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले भी मैं प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि ये इलेक्टिव प्रोसीजर है। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि हमने इनके एसिटिबुलम को भी वहाँ पे वो लगा दिया है, मेटल वर्क लगाया है या कोई और चीज़ लगाई है, और आपका हिप जॉइंट यानी बाकी जो हेड नेक और रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको काट कर उसको रिप्लेस कर दिया है। इसको कहते हैं टोटल हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। यानी दोनों हिस्से को आपने एक मसनूई तरीके से, अच्छा, दोनों एक साथ कर सकते हैं? एक ही साथ होता है वो, उसके बगैर हो ही नहीं सकता है। तो एक साथ होता है ये। इसकी जो फर्स्ट इंडिकेशन है वो डिजेनरेटिव प्रोसेस है, इन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये हुआ है कि वेयर एंड टेयर है, मतलब ऐसी कंडीशन में आ गए कि उस साथ चलने फिरने से माजूर हो जाता है। अगर अनकाइलोज्ड हो गया तो कोई मूवमेंट नहीं हो पाती है, ऑल्दो सम टाइम इट इज़ पेनलेस, लेकिन आपको मूवमेंट भी तो करनी। किसी भी जॉइंट की मूवमेंट के लिए यू हैव टू हैव ए सर्टेन डिग्री ऑफ मूवमेंट। जब अनकाइलोज्ड हुआ हुआ है तो हिप जॉइंट आपको चल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको ये रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं। या बहुत पेन है, आमतौर पे एनकालोज होने से पहले इतना पेन होता है कि मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, एक कदम चल नहीं सकते हैं। सर्जरी के बाद कितने दिन का रेस्ट होता है? लेकिन जो मॉडर्न है इसमें अगर आज आप सर्जरी करें तो हॉस्पिटल में तो खैर रहते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे हम चलाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट डे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, 18 आवर्स के बाद विद इन नेक्स्ट जो भी सुबह सक्सेस कितना है? बहुत अच्छा है, मोर देन 98-99%। 98-99%। हिप जॉइंट सर्जरी एंड नी जॉइंट के बाद की एहतियात इसमें ये होती है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद एहतियात ये होती है कि आपको सबसे बड़ा मसला इसके अंदर होता है डिस्लोकेशन का। तो उसके अंदर ये होगा आप डिस्लोकेट नहीं होना चाहिए, क्रॉस लेग नहीं करनी चाहिए। जब क्रॉस लेग करेंगे आप तो डेफिनेटली इट विल बी आउट, तो इसकी एहतियात करनी चाहिए। बहुत लो चेयर पे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कोई कहेगा हाई स्टेप भी नहीं करना चाहिए। इफ़ यू मतलब 8 इंच की स्टेप्स बाज़ औक़ात होते हैं, नॉर्मली हमारे 6 या 7 इंच का होता है, 8 इंच या 12 इंच के स्टेप्स को आप क्रॉस करेंगे तो देन हिप में बी आउट। डॉक्टर साहब, अफसोस की बात यह कि वक्त की कमी आड़े आ गई और वक्त पूरा हो गया, लेकिन हमारी दुआएं के लिए कोई वक्त नहीं है, आपके लिए दुआएं हमेशा हैं हमारी। और बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आई कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपको और हिम्मत दे और इस्तिक़ामत दे कि आप लोगों के मर्ज़ को दूर करते रहें, लोगों को चलने फिरने की तरफ लेके आइए। बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और जब ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना
तो वो लोग जिनको ऐसा कोई मसला नहीं है तो ये समझते हैं कि हमें तो नहीं है, क्या ज़रूरत है। लेकिन ये वो मसाइल हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी हमारा वास्ता पड़ सकता है, क्योंकि वक्त तो गुजरेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ऐसा है ही नहीं, वक्त कोई मशीन ही आज तक ईजाद नहीं है जो कि वक्त को रोक ले और हम जैसे जितने भी साल के हैं उसी वक्त वहीं पे रुक जाएं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हम अपनी डिज़ीज़ प्रोसेस से बच सकते हैं, या इसको जो चीज़ जो कि 50 साल में होनी है हो सकता है वो हम 80 साल पे ले जाकर अल्लाह ने ज़िंदगी दी। वो है हमारा तर्ज ज़िंदगी, हरकत में बरकत है। पहली बात, पैदल चलना, ठीक है आजकल मैं मानता हूँ कि पैदल चलना है, हालात वाक़यात ऐसे कि अगर आप कहीं जा रहे हो आपका मोबाइल भी चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि हम जो रिमोट के सहारे ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, हर चीज़ के लिए हम रिमोट, हम घरों में चलना शुरू करें। हम कहीं बाज़ार में जा रहे हैं तो गाड़ी, या कहीं ऑफिस में जा रहे हैं गाड़ी ज़रा दूर पार्क कर लें। इस तरह से आप कोशिश ये करें कि अपनी ज़िंदगी में आप वॉक को लेके आइए, और फिर अगर डेली वॉक शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। खाने पीने पे पाबंदी नहीं लगा रहे क्योंकि डॉक्टर ज़ालिम नहीं होते, लेकिन ऐसी ग़िज़ा ज़रूर खाइए जिसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हों और बैलेंस डाइट हो। और सबसे बड़ी बात, खुश रहिए। कोशिश ये कीजिए कि आजकल के हालात में खुश रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खुशियाँ ढूंढें, और खुशियाँ बहुत आसान तरीक़ा है। दिन में किसी भी इंसान की मदद कर दीजिए, फ़िज़िकली मदद कर दीजिए, किसी की मॉनेटरीली हेल्प कर दीजिए। रात में जो आपको एहसास होगा ना नींद से पहले कि आज मैंने किसी की मदद की है, आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगी। ये था मेरा आज का प्रोग्राम, हफ़्ता ख़त्म हो गया है। इस मुतालिक कोई फ़ीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाइए, क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को लॉगिन कीजिए और अपने सवालात से हमें आगाह कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।